Now we are going to continue the explanation of the chapter, same chapter of civics. Now, what is the role of the public prosecutor? A criminal offense is regarded as a public wrong. कोई भी जो criminal offense होता है उसको हम public wrong में consider करते हैं कि उसने पब्लिक के साथ कुछ गलत किया है. What is meant by this is that it is considered to be have been committed not only against the affected victim but against society as a whole. सिर्फ एक विक्टिम के अगेंस्ट ही नहीं होता, वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट उसको हम गलत ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या है देखो. Do you remember the case of the dowry death of a Sudha that we read about in the previous chapter? The case against accused Lakshman and his family was presented by the state. State ने वो dowry case को present किया था. That is why the case was called State वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स. कि वो उस स्टेट के अगेंस्ट है जिस स्टेट में वो क्राइम हुआ होता है. सिमिलरली द अबव केस कैन बी कॉल्ड स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्रम एंड नॉट मिसेस शिंदे वर्सेस शांति. ठीक है, कि जो भी क्राइम होता है एक स्टेट में वो उस स्टेट के अगेंस्ट होता है, ना कि उस विक्टिम के अगेंस्ट. इन कोर्ट इट इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, the role of the prosecutor begins once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. कहते हैं एक प्रोसिक्यूटर का रोल तब शुरू हो जाता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है और चार्जशीट फाइल होती है कोर्ट में. ही शी हैज नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन, उसका इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल नहीं होता. द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट, कि वो स्टेट की तरफ से केस को लड़ता है एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. उसकी ड्यूटी है टू एक्ट इम्पार्शली, पार्शली काम करना नहीं, इम्पार्शली, एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटेरियल फैक्ट्स, विटनेसेस एंड एविडेंसेस, कि हर एक चीज को कोर्ट के आगे रखना विदाउट एनी पार्शियलिटी बिफोर द कोर्ट टू अनेबल द कोर्ट टू डिसाइड द केस, ताकि कोर्ट अपना सही डिसीजन ले सके. नेक्स्ट वी हैव द व्हाट इज द रोल ऑफ द जज. जज का रोल क्या है? The judge is like an umpire in a game. वो एक अंपायर की तरह है गेम में. वो ट्रायल इम्पार्शली कंडक्ट करता है. केस है सारा, जो सारी चीज है ओपन कोर्ट में ये सारे केस उसके सामने रखा जाता है. जज सारे विटनेसेस को सुनता है, एविडेंसेस को सुनता है. ठीक है, जो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस पेश करते हैं उसके सामने. आफ्टर दैट जज डिसाइड्स वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट, कि जो उसके सामने दोषी खड़ा है वो दोषी है भी या इनोसेंट है. ठीक है, जो एविडेंस उसके सामने रखे जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. अगर एक्यूज कन्विक्टेड हो गया देन द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस. ही मे सेंड द पर्सन टू जेल, वो उसको जेल भी भेज सकता है, उसको फाइन भी लगा सकता है, दोनों चीजें भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रेस्क्राइब, कि लॉ में क्या लिखा हुआ है उस चीज पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज अ फेयर ट्रायल. Let us for a moment imagine what might have happened if the judge decided to try Shanti's case very differently. कहते कि हम एक सिचुएशन को सोच के चलते हैं. But if the court did not give a copy of the charge sheet, ठीक है, अगर कोर्ट चार्जशीट की कॉपी नहीं देता है उसको, तो देखो क्या है ये. What if he had the trial in a secret location? अगर वो उस केस को एक सीक्रेट लोकेशन में करता है where neither शांति nor सुशील were present, जहाँ पे ना तो शांति है ना सुशील है. What if he did not give Shanti's lawyer, ठीक है, advocate Roy enough time to question the witness of the prosecution such as Mr. Shinde, instead had already decided that Shanti was guilty. कहते कि ऑलरेडी डिसाइड करने से पहले कि शांति गिल्टी है, सारी क्वेश्चनिंग वगैरह होती है. ठीक है, उसको सारी चीजें प्रेजेंट की जाती है, चार्जशीट उसको प्रेजेंट की जाती है. ठीक है, दिस इज बिकॉज फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर. सारी चीजें क्यों सामने रखी जाती है सीक्रेटली, सब कुछ क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एक फेयर ट्रायल है. फेयर, सबके हक में एक इंसान है उसको पहले ही हम दोषी करार नहीं दे देते, पहले उसके अगेंस्ट सारे विटनेसेस रखे जाते. हर एक पर्सन को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है. केस में हर एक के पास एक लिबर्टी होती है. ठीक है, इसको हम अनफेयर ट्रायल नहीं कह सकते क्योंकि हम सबके फेयर के लिए काम करते हैं. हम किसी को भी पहले ही गिल्टी प्रूफ नहीं कर सकते विदाउट एनी एविडेंसेस.
कहते आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटी द राइट टू लाइफ स्टेट्स दैट पर्सन्स लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय फॉलोइंग अ रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर, कि हम किसी की लाइफ का राइट नहीं छीन सकते, हर एक पर्सन को लिबर्टी है अपने अकॉर्डिंग जिंदगी जीने की। अ फेयर ट्रायल इंश्योर्स दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड। एक फेयर ट्रायल का मतलब है कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 को हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो इसमें हमारे पास इस फेयर ट्रायल में हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? देखो, फर्स्टली शांति वाज गिवन अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट, शांति को भी चार्जशीट की कॉपी दी गई। ऑल अदर एविडेंसेस दैट द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड अगेंस्ट हर, शांति वाज चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट दैट वाज डिफाइंड एज अ क्राइम इन द लॉ। कहते उस पे चोरी का इल्जाम लगा था जो लॉ के नजरों में एक क्राइम है। जो ट्रायल है, जो केस है, वो ओपन कोर्ट में लड़ा गया, इन पब्लिक व्यू, पब्लिक के आगे। हर ब्रदर सुशील कुड अटेंड द कोर्ट हियरिंग्स, उसका ब्रदर भी हियरिंग्स को अटेंड कर रहा था। जो ट्रायल था, जो केस था, वो एक्यूज्ड की प्रेजेंस में चल रहा था। शांति वाज डिफेंडेड बाय लॉयर, उसके लिए भी एक लॉयर अपॉइंट की गई थी। Shanti's lawyer, advocate Roy, was given an opportunity to cross-examine all the prosecution witnesses. Prosecution के सारे witnesses को cross examine करने, cross questioning करने का मौका भी दिया गया था शांति के lawyer को। ओके, उसको opportunity भी दी गई थी कि शांति के डिफेंस में भी वो witnesses present कर सकती है। Although the police filed a case of theft against Shanti, the judge assumed her to be innocent. जज ने उसको innocent assume करके ही it was the responsibility of the prosecution to prove beyond reasonable doubt that Shanti was guilty. कहते ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी होती है कि विदाउट एनी रीजनेबल डाउट उसने जो दोषी होता है उसको दोषी साबित करना होता है। इन दिस केस द प्रोसिक्यूशन फेल टू डू सो। ठीक है, इस केस में प्रोसिक्यूशन ये करने में फेल हो गया था। It is significant that the judge decided that matter not only on the basis of evidence before the court. ठीक है, जज ने सिर्फ एविडेंस के बेस पे ही डिसाइड करना होता है। The judge did not jump to the conclusion that Shanti was the thief just because she was a poor maid servant. ठीक है ना, जो जज है वो सिर्फ इसी बेस पे कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता था कि वो गरीब है, ठीक है, काम वाली है। इंस्टेड द जज रिमेन्ड इम्पार्शियल एंड सिंस द एविडेंस शोड, जज इम्पार्शियल रहा और जब तक उसको एविडेंस दिखाए जा रहे थे दैट सम यंग मैन एंड नॉट शांति वाज द थीफ, तो शांति को उसने फ्री कर दिया। इन शांति's केस जस्टिस वाज फाइनली डन टू हर बिकॉज शी वाज गिवन अ फ्री ट्रायल। इस केस में शांति के साथ जस्टिस किया गया, न्याय किया गया, क्योंकि उसको फेयर ट्रायल दिया गया था। Okay, so the constitution and the law both state that all the persons that we have discussed in this chapter should carry out their roles in a proper manner। कि constitutions और law में हमने ये सारे लोग जो डिस्कस किए हैं उन्होंने अपना काम बहुत बखूबी से निभाया है। What this means is that they all need to work to ensure that every citizen irrespective of their class, caste, चाहे किसी की कोई भी क्लास है, कास्ट है, बैकग्राउंड है, गरीब है, अमीर है, ठीक है, उसके साथ फेयर ट्रायल होना चाहिए। ठीक है, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, एवरी सिटीजन वर नॉट ग्रांटेड अ फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि हर एक पर्सन लॉ के आगे सेम है, तो सबको फेयर ट्रायल की गारंटी मिलनी चाहिए। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट फेयर ट्रायल मस्ट बी देयर। ओके, so chapter is over.